विज्ञान इतिहास, क्योंकि हमारे बच्चे पीछे ये पढ़ चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, माने किन किन कारणों से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसमें हम लोग पहली पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी फ्रांसीसी की क्रांति जो है राष्ट्र के विचार के कारण सफल हुई। फिर उसमें हम लोग अध्ययन किया यूरोप में, दूसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसके पीछे हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा भी हम लोगों ने पढ़ लिया क्रांतियों का युग, माने क्रांति का युग 1830 से 1848 के मध्य ये चला क्रांति का। अब हम लोग आएंगे आज चौथी पॉइंट है जर्मनी और इटली का निर्माण, माने जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, अर्थात किन किन कारणों से माने जर्मनी और इटली का निर्माण हुआ। तो अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पॉइंट है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकती है। यह जर्मनी के लिए कि क्या सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकती है। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य और सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यानी जब तक लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जब तक नहीं पनपेगी तब तक किसी भी क्रांति को सफल नहीं बनाया जा सकता है। यह रूढ़िवादी विचारकों ने ऐसी भावना लोगों के अंदर प्रेरित की जिससे कि वह जर्मनी को अस्तित्व में ला सके। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। चूंकि राष्ट्र के प्रति लोगों का लगाव प्रायः मध्यम वर्ग के लोगों में प्रायः अधिक पाया जाता है, ऐसे इस क्रिया के लिए मध्यम वर्ग के लोगों को उस्काया गया कि वह जो है राष्ट्र की भावना से जब प्रेरित हो जाएंगे तो हमारी क्रांति अर्थात हमारे विचार, हमारी सफलता हो सकती है विचारों में। राष्ट्रवादी प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जिसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। यानी इस क्रांति का जनक ऑटो वॉन बिस्मार्क था इस प्रक्रिया का जनक, जिसे प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह उस समय तापमान काफी कम था, अर्थात बेहद ठंडक पड़ रही थी और जर्मनी राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक बैठक वर्साय के महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। यानी उस शीत ऋतु के ठंडक के मौसम में ही जो मीटिंग हुई और जर्मन साम्राज्य की लोगों ने घोषणा कर दी। अब हम फिर दूसरा आएंगे इटली, यानी इटली का निर्माण कैसे हुआ। इटली जर्मन की तरह इटली ने भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। माने जब तक वह विखंडन नहीं होगा तब तक हमारे राज्य का अस्तित्व नहीं हो पाएगा। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्स वर्ग समाज में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया, पिडमॉन्ट में एक इतालवी
राजघरानों का शासन था। 1830 के दशक में जिउसेप्पे मुस्सोलिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य के प्रचार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। 1861 में एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अब हम लोग तीसरी पॉइंट देखेंगे, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र राज्य का निर्माण तभी है जब उसका एक आदर्श मॉडल होगा। आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, जिसका आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई, कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं आया। माने ब्रिटेन का निर्माण करने का मतलब उस समय एक ऐसी क्रांति हो गई जो क्रांति नहीं बल्कि लोगों के विचारों में क्रांति आई, और लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से ही ब्रिटेन को स्थापित किया। 18वीं सदी के पहले ब्रातीनी राष्ट्र था ही नहीं, ब्रातीनी द्वीप में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश को मुख्य पहचान जातीय थी। इन सभी जाति समूहों ने अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। माने इन सभी संस्थाओं में यानी समूहों में अपनी एक राजनीति तथा उनकी एक परंपराएं होती हैं, जो उनके रीति रिवाज होते थे। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र का धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुई। आंग्ल संसद ने 1688 में आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली और संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए। बस, धन्यवाद बच्चे, आगे पढ़े और बढ़े।